मुंबई में रह के मत सीखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। ये शहर थोड़ा इम्पर्सनल है, इसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ ये लेना देना है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। इफ सत्या डिडंट हैपन, इफ भिकू माथुरे डिडंट हैपन, आई वुड हैव एंडेड अप नोवेयर। हमारी इंडस्ट्री का एक चलन रहा है कि जो भी एवरेज लुकिंग है वो विलन बहुत अच्छा बन सकता है, और जो कन्वेंशनली फेयर आदमी है वो हीरो के लायक है। आई वेंट थ्रू सच अ डिप्रेशन वेयर आई डिडंट नो हाउ टू फेस द नियर एंड डियर वंस। सेट पे उस ह्यूमिलिएशन से ज़्यादा बेहतर है कि ये जेब खाली रहे, एंड इट्स बेटर टू चेज योर ओन ड्रीम than to live somebody else's dream. I am always looking for directors who can challenge me, directors who can take me out of my comfort zone. अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी टाइप के बहुत सारे फिल्ममेकर आए, they took the realism to another level. बहुत सारे लोग गाली पे अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं गाली को कभी भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ डिस्गस्ट के साथ। इफ़ लाइफ इज़ नॉट फेयर, ट्राई टू अचीव दैट आइडियल। नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पे कुछ और लिखते हैं और अपने काम की जगह पे जो है बिल्कुल ही फेयर नहीं है। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI podcast with Smita Prakash. Today my guest is Manoj Bajpayee, one of the most talented actors of our times. He has 3 national awards and 6 Filmfare awards besides the Padma Shri for his contribution to the arts. Manoj, thank you so much for coming on the podcast. Thank and you. I'm really looking forward to chatting with you. मैं उस सिलसिले से शुरू करूँगी जहाँ आप गांव से निकले, बॉम्बे ड्रीम्स को लेके, एक छोटा सा लड़का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का कैसे ये सपने लेके निकल पड़ा था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा, कैसे हुआ ये? अच्छा, जब मुझे ये बोला जाता है फिर से याद करने के लिए, इट ऑल seems like a dream for me. Just in 1 year, I lost both the parents of mine. Just last month, my mother. So it all seems that I came from nowhere, and I'm nobody. All of that feeling when you are asking me this question. Because without parents, no child feels complete, no matter how old you are. Yeah. And I was telling your colleague Neeraj that at this age, when I lost both of my parents, one feel often, and what must be happening to all the children who lose their parents at a very young age. एक वो there's a hole in the heart, वो There's a कभी hole भरता नहीं। Yeah. So to answer your question, मैं बॉर्डर से आता हूँ, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, आजकल वो टाइगर रिजर्व हो चुका है। पहले वहाँ पे डकैत रहा करते थे। इसलिए बैंडिट क्वीन। मैं I'll come to that one also. तो जाहिर सी बात है कि इतने साल पहले, more than 4 decades और more than that decades back, वहाँ पर स्कूल थे लेकिन सेकेंडरी तक थे। हमारी पढ़ाई जो शुरुआती दौर में हुई थी वो एक झोपड़ी में हुई थी। वहाँ मास्टर जी आते थे, सरकारी मुलाजिम थे वो, और वहाँ पे एक तख्त हुआ करता था और हमें चटाई मिलती थी जिसे मुंबई में गोनी कहते हैं, पता नहीं वो बोरी कहते हैं दिल्ली में। उस बोरी पे बैठते थे हम लोग। मैं तो चटाई जानती हूँ। हाँ। और उस पे हम लोग बैठते थे और सामने एक छोटा सा लकड़ी का तख्त होता था हम सब के लिए। तो वहाँ से शुरू हुई हमारी यात्रा। और पिताजी के 6 बच्चे थे, माता पिता के, और 6 बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए उस तरह के विद्यालय नहीं थे, तो हमें डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया भेजा जाता था। और वहीं पे कैथलिक स्कूल, एक लड़कियों के लिए सेंट टेरेसा था और लड़कों के लिए कियारा स्कूल था, जो सेम जेसुइट जो सेंट जेवियर और सेंट माइकल का पटना में है। हमारा कैंपस ज़्यादा बड़ा था क्योंकि हम बेतिया शहर में थे, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, बोर्डिंग स्कूल बहुत बढ़िया था। और लेकिन उससे पहले मिडिल स्कूल था सेम जेसुइट का, सेंट स्टानिस्लॉस, वहाँ पढ़ा मैं
स्कॉलरशिप में पढ़ रहे थे सारे नहीं, बच्चे? स्कॉलरशिप में नहीं, हाँ। स्कॉलरशिप में नहीं थे फीस हम के लोग। पैसे फीस के वगैरह पैसे मेरे पिताजी देते थे। हाँ, तो लोअर मिडिल क्लास, मतलब ज़मीन बढ़ते बढ़ते प्रतिष्ठित परिवार था। वाजपेयी जी लोगों का परिवार थोड़ा प्रतिष्ठित था, लेकिन धन के नाम पे कुछ नहीं था, क्योंकि ज़मीन बढ़ते बढ़ते बहुत कम बच पाई थी, और ज़मीन कम और बच्चे ज़्यादा। इस तरह के परिवार में जहाँ पर आप प्रतिष्ठित हैं, तो आप रो चीख नहीं सकते हो कि आप में हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि समाज से अपनी तकलीफ़ को भी छुपाना है। तो एक बड़ी उहापोह होती है। ये वैसी ही उहापोह है कि एक जो फॉलन स्टार होता है, वो कैसे बोलेगा कि मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ झेला भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। झेला भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता। तो मेरे पिताजी की वैसी स्थिति थी, बट सपने बड़े थे मेरे पिताजी के। सपने ये थे कि मेरे सारे बच्चे ग्रेजुएट हों। तो इसके लिए उन्होंने चाहे गांव से कर्ज ले करके हो, चाहे ज़मीन थोड़ी थोड़ी करके बेच के हो, या उधार ले करके, जैसा भी हो, वो सारे बच्चों को उन्होंने ये ठान रखा था कि पढ़ाएंगे, ग्रेजुएट कराएंगे। वेरी एडमिरेबल। हमारी तरफ उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और अगर आपकी नौकरी लग गई तो वारे न्यारे हैं, फिर तो पूरा। यूपीएससी नहीं लिया? उस पे भी मैं बाद में आता हूँ। मतलब मैं टिपिफाई तो नहीं करना चाहती, पर देन रास्ता तो वही हुआ ना फिर। तो देखिए, हमारे तरफ या तो डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ, या फिर लाल बत्ती की गाड़ी का ग्लैमर ही कुछ अलग हुआ करता। कुछ कलेक्टर बन के आइए आप। कलेक्टर, एसपी बनिए। तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि वो खुद बनना चाहते थे जी। कुछ मार्क्स कम रह गए थे उनके समय में, मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलता था। 1-8% उनके समय में मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलता। नाइस, आप एक लाइन यूं अंदर से धीरे से डाल देते हैं। तो बाकी समझते रहिए जी। तो अब मेरी जो बेतिया जाने के बाद, जो सबसे पहला 5वीं क्लास में मेरे क्लासरूम टीचर ने मुझे चूज़ किया एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए, 5वीं कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैं सबसे चुप रहने वाला व्यक्ति, सबसे शर्मीला, और मुझे बहुत डर लगा। लेकिन मुझे जब दिया गया तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, और वो टीचर मुझे तैयारी कराते थे क्लास के बाद 1 घंटे। और फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा। फिर जब कॉन्टेस्ट का समय आया, और जब मैंने रिसाइट किया पोएम, जो तालियां बजी, जो तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजा, वो मुझे अभी तक याद है। उसका एक एक लम्हा याद है। कौन सी कविता थी, याद है आपको? हरिवंश राय बच्चन जी की कविता थी, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया, अंबर के तारों को देखो, जाने कितने तारे छूटे, जाने कितने प्यारे छूटे, वो जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये बड़ी कमाल की कविता थी, और ये हमारे 5वीं कक्षा में थी ये कविता, और ये कविता मुझे याद करने के लिए दिया गया। और रेसिटेशन के बाद, इट्स नॉट अ पोएम जो छोटे बच्चे समझ पाए ना, लेकिन हमें समझाया जाता था। हाँ। और उतने छोटे में हमें बताया भी जाता था। और जब मैंने उसको रिसाइट किया, और रिसाइट करने के बाद जब मैं नीचे उतरा, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक रिजॉल्व आ चुका था कि मैं अभिनय ही करूँगा। और उस समय से लेकर आज तक मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो, और वही मज़ा ले रहा हूँ जो 5वीं कक्षा में मैंने उस पोएम को रिसाइट करते हुए जो मुझे मज़ा आया था। तो उस ड्रीम को लेकर के मैं उस ड्रीम को शेयर नहीं कर सकता था। क्यों? अपनी छोटी जगह पे, क्योंकि छोटी जगह पे एक्टर्स को भांड माना जाता था। और वो भी वाजपेयी परिवार, जहाँ पे विसल बजाना भी जिस परिवार में जो है पाप माना जाता था, जहाँ पर
फिल्मी पत्रिका को पढ़ना जो है उस पर बिल्कुल पाबंदी थी, और मैंने अपनी सारी की सारी इच्छाओं को अंदर ही रखा। अब मेरी पूरी कोशिश ये रही कि 12वीं के बाद मैं कैसे दिल्ली जाऊं, क्योंकि तब तक मैं बड़े होते होते ये जान चुका था कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की संस्था है, वहाँ से थिएटर में डिप्लोमा मिलता है। हमारे बेतिया शहर में थिएटर का कोई चलन नहीं था। पटना नहीं गए आप थिएटर में? नहीं, क्योंकि अब दिमाग लग चुका था मेरा कि स्कूल के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अच्छा एडमिशन लेना है और उसकी तैयारी करनी है, तो दिल्ली पे दिमाग चला गया था। और हम जैसे लोग तो मतलब पटना भी नहीं गए थे उसके पहले। बीच बीच में अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी की शादी होती थी तो हम लोग बनारस ज़रूर जाते थे। पटना पहुँचे और वहाँ से ट्रेन लिए और फिर बनारस चले गए। पटना में कभी रुकना नहीं हुआ। पटना मेरे लिए एक बड़ा शहर था, कभी रुका नहीं वहाँ पे, ना कभी वहाँ के थिएटर सीन को जानने की कोशिश की। और मुझे ये लगा कि दिल्ली के उस संस्था से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, राज बब्बर, ये सब लोग निकले हैं, तो मुझे वहीं पे जाना चाहिए। 12वीं तक मैंने अपने पिताजी को, माताजी को ये बिल्कुल नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर MBBS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। तब मैंने अपने पिताजी को कहा कि मेरा मन नहीं लगता है बायोलॉजी में, मुझे UPSC करना है। चलो बेटा। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो जाओ पटना तैयारी करो। मैंने कहा नहीं, मैं दिल्ली में तैयारी करूँगा। उन्होंने कहा मेरी औकात नहीं है दिल्ली में तुमको पैसा भेजने की। मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ करूँगा, ऐसा कि आधा मैं इंतज़ाम करूँगा, आधा आप दे दीजिएगा। ऐसा करके मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली चला गया, क्योंकि उसका बड़ा भाई हंसराज कॉलेज में पढ़ता था। दिल्ली में पहले सतवती में एडमिशन हुआ मेरा, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के मैं रामजस आया। रामजस आने के बाद पता चला कि सतवती कॉलेज के ही इस्लाम साहब जो थे वो नुक्कड़ नाटक किया करते थे, तो मैं उनकी नुक्कड़ नाटक की संस्था से जुड़ गया। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था NSD कि NSD में जाना है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने हैं मुझे। अच्छा। तो पूरी की पूरे 3 साल ग्रेजुएशन के पढ़ाई कम की, इतिहास पढ़ता था मैं, और सारे रूममेट्स UPSC की तैयारी करते थे। उनके चलते पढ़ाई मुझे भी करनी थोड़ी पड़ जाती थी। सब बदमाश थे, वो सबके सब तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उनको ये लग रहा था कि ये पता नहीं क्यों ये पागल हुआ पड़ा है भांडगिरी के पीछे क्या करता रहता है। लेकिन प्यार सब बहुत करते थे। मेरे कपड़े फट जाते थे तो अपना कपड़ा देते थे, मेरा जूता फट जाता था तो जूता देते थे, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो खाना खिलाते थे। ऐसे करके मेरे 3 साल कटे। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए जब मैं गया, तब तक मैं काफ़ी अनुभवी हो चुका था उस 3 साल में, लेकिन रिजेक्शन हो गया। उसके बाद 1 महीने तक माना जैसे कि मेरा सब कुछ लुट गया, क्योंकि मेरे पास प्लान B था नहीं। और प्लान B मैंने कभी बनाया नहीं, अपने जीवन में कभी नहीं बनाया। आज तक मैं प्लान B बनाता ही नहीं हूँ। उसके बाद 1 महीने तक मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा दिया, मुझे डिप्रेशन से निकाला, और फिर मैंने रास्ता तलाश करना शुरू किया। फिर मंडी हाउस में ही मुझे एक थिएटर ग्रुप के लोग 365 दिन का वर्कशॉप कर रहे थे, जो सारे NSD एलुमनाई थे। मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, उस ग्रुप को ज्वाइन किया, बहुत सीखा एलुमनाई से। फिर बैरी जॉन। तो जब NSD में रिजेक्शन हुआ, कहा जाता है कि आप डिप्रेशन में यू इवन वेंट कि मैं I went through such a depression where I didn't know how to face the near and dear ones. और जब आपका सिर्फ प्लान B होता है तो आपको ऐसा लगता है शायद दरवाजे बंद हो गए आपके लिए। हर चीज़ जो आपने रास्ता बनाया था सब कुछ बंद हो गया। तो उस दौरान में एक पासिंग थॉट, एक बड़ा सुसाइडल सा पासिंग थॉट आया था, लेकिन उसको लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि मनोज बाजपेयी सुसाइड करने वाले थे। ऐसा नहीं था। पासिंग थॉट जो डिप्रेशन में आते हैं उस तरह का मुझे हुआ था। लेकिन मैं बड़ा स्मिता, मैं आपको सच बताऊं, मैं बड़ा कठोर जिगरे वाला आदमी हूँ। मैं जल्दी टूटता नहीं हूँ। मैं भगवान न करे ऐसा कभी
ज़्यादा बड़ी परीक्षा देनी पड़े, लेकिन अभी तक जितनी परीक्षा भगवान ने ली है उसको पूरे ताकत के साथ उसको फेस किया है। और सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आपके दोस्त इर्द गिर्द थे वो सब उन्होंने बहुत संभाला। हाँ, और उस वक्त शायद ये डिप्रेशन, ये शब्द, ये अल्फाज लोग जानते नहीं थे। ये मॉडर्न वर्ल्ड की एक चीज़ें हैं जिसको मेंटल हेल्थ को करके हम लोग जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ज़रूरी है, बात करनी भी चाहिए, उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली सिस्टम टूटता है तो डिप्रेशन जो है एक बीमारी का रूप ले लेता है। पहले फैमिली सिस्टम सोसाइटी का अपना एक सिस्टम हुआ करता था जो एक दूसरे को संभाल लेता था। अभी कोई सोसाइटी कहने को सोसाइटी है लेकिन अंदर में क्रम्बल कर चुकी है। फैमिली कहने को है लेकिन वो कम्प्लीटली प्रिवेसी के नाम पे लोग बोलते नहीं है। फिर अब भी प्रिवेसी के नाम पे अपने आप को दरवाजे के पीछे रखते हैं और बड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हम हो चुके हैं जब से हमने संयुक्त परिवार को छोड़ा है। हम आपके तो 6 भाई बहन थे तो हमारे हम तो मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते रहे। अब सारे भाई बहनों के एक ही बच्चा है और सबके सब एक एक फ्लैट में रहते हैं और हम सब अलग अलग रहते हैं। तो वही संयुक्त परिवार अब जो है अब सिर्फ 3 लोगों का परिवार हो गया, 3 लोगों का। तो उन 3 लोगों के बीच में जो समस्याएं आएंगी वो तीनों लोग एक समय पर रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के लिए। बाहर की सोसाइटी से संपर्क कट चुका है तो ये होता है। लेकिन अगले साल फिर दिया, फिर नहीं हुआ NSD में, जबकि मैं काफ़ी अनुभव ले चुका। फिर बैरी जॉन के साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने एकदम से मुझे अपने साथ रख लिया। उनको मैं असिस्ट करता था, उनके लिए नाटक करता था। दिल्ली में तो वो लेजेंड थे, एकदम बहुत बड़े थिएटर पर्सनालिटी थे जिनके साथ कोई भी NSD का एलुमनाई हो या फिर NSD का स्टूडेंट हो उनके साथ काम करना चाहता था। एंड आई बिकेम हिज राइट हैंड पर्सन, ब्लू आइड बॉय। और वो नहीं चाहते थे कभी कि मैं NSD में जाऊं, वो चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ जो है काम को सीखूं और वो पूरी मुझ पर मेहनत भी करते रहे। ऐसा करते करते मेरा अपना अनुभव भी बहुत बड़ा होता रहा। बाहर मंडी हाउस में एक अच्छा खासा नाम भी कमाता रहा मैं रंगमंच में। बैरी के साथ भी रहा, बाहर में अपना ग्रुप भी बनाया NK शर्मा के साथ मिल गए, जिसे बाद में एक्ट 1 नाम से जाना गया। बहुत बड़ा ग्रुप बना वो और बहुत नाम कमाया मैंने रंगमंच में। लेकिन NSD जो है उसने 4 बार उसने मुझे नहीं लिया। एक कोई किताब बननी चाहिए, कोई तो लिखे कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो टॉप नॉच बन गए जिसे NSD ने कहा नहीं भाई यू आर नॉट वर्थ आवर वाइल, है ना। कोई किताब ऐसे बहुत अच्छा NSD के साथ में कमाल है कि मैं उस संस्था का और उसके पूरे स्ट्रक्चर को मेरा अपना मानना है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लेकिन उस समय में सिर्फ 18 लोगों का चयन होता था। अब उन 18 में कुछ सीट लड़कियों के लिए रिजर्व थी, कुछ सीट जो है SC ST के लिए रिजर्व थी और कुछ सीट फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व थी। ले दे के बचते थे 10 या 11 सीट जिस पे कि पूरी मार कटाई होती थी। तो उसमें मेरा छट जाना, रिजेक्ट हो जाना मुझे लगा कि बाद में मुझे लगा कि यार इसमें बड़ा मुश्किल। इट्स नॉट अ कमेंट कि आपका टैलेंट के ऊपर, बट नंबर्स के ऊपर थी। नंबर्स के तो नहीं, जूरी जो देख रही है वो सारी जूरी की राय अलग अलग होती। परफॉर्मिंग आर्ट को जज कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए जब अवार्ड जो होते हैं और अगर नॉमिनेशन 4 लोगों का हुआ है, टू से हु इज़ द बेस्ट इज़ एक्चुअली इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उस दिन जिसकी कुंडली अच्छी होगी उसको मिल जाता है बेस्ट एक्टर मिल जाता है, जिसके ग्रह वगैरह सही चल रहे हो। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से कि 4 अलग अलग जॉनर में 4 अलग अलग एक्टर ने अपने बेस्ट दिए हैं। तो उस अलग अलग जॉनर में आप कैसे ये कह पाएंगे कि ये ज़्यादा बेहतर है या वो ज़्यादा बेहतर है। जिसकी कुंडली उस रात को सही चल रही है, चलिए वो शैंपेन का ग्लास उठाएगा। तो 4 बार ही आप रिजेक्ट हो जाते हैं। बैरी जॉन तो खुश होंगे कि चलो ये मेरे पास ही रहेगा। हाँ, मैं तो उन्हीं के साथ रहा, ये कहीं नहीं जाएगा। मैं 7-8 साल उन्हीं के पास रहा एंड 7-8 years दैट्स अ लॉन्ग टाइम। दैट्स अ लॉन्ग टाइम।
I overstayed in Delhi in theatre. लेकिन और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे. एक पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया एक्ट 1 और बैरी जॉन के साथ में. लेकिन तब तक जो है बैंडिट क्वीन मिल गई, जिसकी सारी कास्टिंग दिल्ली में हुई, शेखर कपूर जी की. एंड शेखर कपूर जी वन ऑफ द बेस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री. उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस पैसे से मैं, सौरभ शुक्ला और निर्मल पांडे, सारे लोग, हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए. पर क्या कास्टिंग थी बैंडिट क्वीन की. जी. आई मीन, एंड आप कहाँ से, वेयर डिड यू लर्न फ्रॉम दैट कि मैं शेखर कपूर, लाइक ही वाज ही अ मोल्डिंग एक्टर डायरेक्टर कि मैं अपने हिसाब से एक्टर को काम कराऊंगा, और वाज ही एन ओपन थिंग कि आप जिस तरह करना चाहते हैं नहीं, किरदार निभाएं. वाह, उनका कमाल था. शेखर कपूर इसीलिए एक्टर्स डायरेक्टर माने जाते हैं. वो कास्टिंग अपने विजन के हिसाब से, अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करते हैं हर कैरेक्टर की कास्टिंग. लेकिन जब वो सेट पे थे तो परफॉर्म करते हुए वो सिर्फ देखते थे, और देखने के बाद वो एक्टर्स को एक अलग कॉर्नर में लेके जाते थे, उससे बातें करते थे. वो सिर्फ बातें करते थे. Okay. चाहे वो उस सीन के मुतालिक बात हो या ना हो, वो सिर्फ बातें करते थे. और बात करते करते उस एक्टर को उस मूड में लेके जाते थे, उस सीन के. और हमको काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं वो. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मुझे लगता नहीं है कि मैं किसी ऐसे क्रिएटिव आदमी से मिला हूँ जो ना सिर्फ क्रिएटिव हो, बल्कि उतना हाई सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हो किसी में. और उनकी क्रिएटिविटी उनके अपने अध्यात्म से आती है. एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि इफ़ आई डोंट सी द कैरेक्टर्स स्पिरिचुअलिज्म इन अ परफॉर्मेंस, फॉर मी इट्स नॉट अ गुड परफॉर्मेंस. अब उस उम्र में मुझे समझ ही नहीं आया कि कैरेक्टर का स्पिरिचुअलिज्म ये कौन सी बात है. हाँ. और वो भी आप, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ डेकॉइट. कहाँ से स्पिरिचुअलिज्म. लेकिन डेकॉइट का भी अपना एक मुल्ला ना, क्या नाम था उसका, विक्रम मल्ला, मानसिंह. हाँ, मल्ला का रोल किया था इसने, निर्मल पांडे ने. निर्मल पांडे, अच्छा. हाँ. तो अब कैरेक्टर का स्पिरिचुअलिज्म जो है मुझे समझ ही नहीं आया कभी. तो ये जाकर समझ आया मुझे 10 साल पहले, जब मेरी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा जो है शुरू हुई. तब जाकर मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि हर कैरेक्टर का एक स्पिरिचुअल कोर होता है जिसको एक्टर को समझने की ज़रूरत है. दैट विल मेक द परफॉर्मेंस फार मोर यूनिक एंड फार मोर डिफरेंट एंड एजी. मतलब एक कैरेक्टर को ही बताइए जहां आपने वो स्पिरिचुअल. हर आदमी कहीं ना कहीं सीख कर रहा है. हर आदमी, चाहे वो एक वर्कर हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हो या किसी फील्ड में काम करता हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, हर आदमी एक वैक्यूम को, एक होल को फील करता है कि उसे ये जीवन क्यों मिला. उसकी स्पिरिचुअल सीकिंग है. वो अपने जीवन से जब हताश होता है या जीवन के पूरे मायने उसको समझ नहीं आते, द यूजलेसनेस ऑफ द लाइफ को वो जब फील करता है, दैट इज़ व्हेन द स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स. और उस वैक्यूम को, वो उस स्पिरिचुअल क्वेस्ट को आप उसकी आंखों में देख सकते हैं, उसके पूरे बीइंग में देख सकते हैं. तब जाकर के मेरी स्पिरिचुअल उस ऑब्जर्वेशन जो एज एन एक्टर जो आदमी करता है, जो तैयारी करता है या ऑब्जर्व करता है, मेरी उस तरफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा शुरू हुई टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल कोर ऑफ द कैरेक्टर. तो आप फिर आप बॉम्बे आते हैं. बॉम्बे 50,000 रुपये मिले थे बैंडिट क्वीन से. और आने के साथ यहाँ पर DN नगर नाम की जगह है जिसमें उस समय चौल का पूरा सिस्टम था. तो मैं और सौरभ शुक्ला हमने एक कमरा लिया जिसमें मेरे ख्याल से 12,500 के आसपास मुझे पगड़ी देनी पड़ी थी, और 2,000 रुपये या 2,500 रुपये मेरे हिस्से आते थे उसका किराया. घर में बताया कि आप बॉम्बे आए? नहीं, घर तब तक तो मैं घर में सब कुछ बताता था कि मैं एक्टर. उन्होंने देखा आपको बैंडिट क्वीन ने? बैंडिट क्वीन में उन्होंने बहुत बाद में जाके देखा था, क्योंकि बैंडिट क्वीन जल्दी रिलीज नहीं हुई थी. हाँ. और
सबने जो है सबसे ज़्यादा जो मुझे देखा वो स्वाभिमान करके सीरीज आता था। हाँ, उसमें मेरी माँ मुझे देखती थी, मेरे पिताजी देखते थे। महेश भट्ट की थी। हाँ, महेश महेश भट्ट भट्ट। तो वो काफ़ी गर्व उनको महसूस होता था। तो उस समय उन्होंने मुझे पहली बार एक्टिंग करते हुए देखा था और उनको लगा कि कुछ ढंग का एक्टर चलो डॉक्टर नहीं तो चलो ये ठीक है। मतलब खा कमा रहा है बस। हाँ। क्योंकि 6 बच्चों का परिवार था। हाँ। मेरे पिताजी की इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि सब लोग अपना खाएं कमाएं, मुझसे कुछ न मांगे, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही बचा ही नहीं है। हाँ। सो उनका कंसर्न वहाँ तक था कि सब लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और खा कमा रहे हैं, उसी में उनको खुशी मिल जाती थी। और उसके बाद बाकी की जर्नी आपके सामने है। क्रिएटिव परस्यूट में डिड यू लाइक स्वाभिमान? और डेफिनेटली जब मैं स्वाभिमान मैंने किया था तो अपने मन के विपरीत जाके काम किया था। तो उस समय सिर्फ वो कैरेक्टर सिर्फ 18 एपिसोड तक रहने वाला था या 12 एपिसोड। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त थे अशोक पुरंग, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। उन्होंने कहा तेरे पास तू भूखा रहता है यहाँ पे, तेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं है, मनी विल गिव यू फ्रीडम। हाँ, ओह लवली। मनी विल गिव यू फ्रीडम टू मूव अराउंड, टू डू व्हाट यू वांट टू डू। एंड ही literally dragged me to the office of Plus Channel, which was owned by Amit Khanna and Mahesh Bhatt. I also started my television career from there. हाँ, अमित खन्ना ने दिया था, जी। but he's very forward looking. he's very forward looking and quite a gentleman. वहाँ से मेरी मतलब थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हुए थे, तो जीवन थोड़ा हसीन लगने लगा था। तो थोड़े 5 स्टार्स वगैरह के कॉफ़ी शॉप में जाके बैठ पाते थे हम लोग। और वहाँ के बाद तो जर्नी आपको पता है जो जिस अरे सत्या पे आते हैं पहले। जी। I told you, interview is going to be the movies that I like the most. सत्या पे आते हैं। I have this quote in which it was said that ये जो आपके बारे में के मेनन ने कहा that he said that it was so brilliant. If it were not for Manoj's brilliant performance in Satya, actors like Irfan and me might still be waiting to be accepted. Manoj opened the doors for us. बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग आउट काइंड ऑफ जस्ट मेकिंग इट इन योर लाइफ, लेकिन आप जिस तरह आपने वो कैरेक्टर निभाया भिक्खू मात्रिका, इट वाज लाइक आइकॉनिक। अवार्ड भी मिला आपको। उस टाइम आपको लगा कि हाँ दिस गाय हैड अ ड्रीम एंड दैट ड्रीम इज फुलफिल्ड? नहीं, मतलब जो सत्या जिस तरह से रिसीव हुआ उसकी कल्पना तो मतलब आप छोड़ दीजिए, हमने उसके 1% भी हमने कल्पना नहीं की थी। हमने नहीं सोचा था कि हमें ट्रायल्स वगैरह में हमें पता चल चुका था कि हम एक अच्छी फिल्म के हिस्सा हैं और मेरे परफॉर्मेंस को की बहुत तारीफ हो रही है। बट फॉर द ऑडियंस टू रिसीव इट इन सच अ वे, इट वाज यूफोरिक outside. I mean, getting out of my own house, I used to stay in a 1-bedroom flat, and getting out of my own house was a difficult thing for me. And मेरे पास में गाड़ी नहीं थी और my wallet was not that thick. तो मैंने डिसाइड किया कि I am going to be what I am, क्योंकि मुझे जो उसके बाद रोल्स ऑफर हो रहे थे सारे विलेंस के रोल ऑफर होते थे, मैं लेता नहीं था। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री का एक चलन रहा है कि जो भी एवरेज लुकिंग है वो विलन बहुत अच्छा बन सकता है और जो कन्वेंशनली फेयर आदमी है वो हीरो के लायक है। तो एक वो तो मोल्ड टूट गया, शुक्र है। मतलब आपने, इरफान ने, इन सब ने मिलके वो उसको तो खारिज कर दिया ना। इसलिए कि हम लोग इमीडिएटली उन ऑफर्स को हमने लिया नहीं। We were whether it's me or Irfan or KK, all of us were quite a hard nut. उस तरीके टफ नट हम लोग थे। पर टफ नट होना मुश्किल है ना जब जेब खाली है। जेब खाली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम तीनों में एक कॉमन चीज़ थी कि यार वो खाली जो है ना वो बर्दाश्त है। वो ह्यूमिलिएशन से, सेट पे उस ह्यूमिलिएशन से ज़्यादा बेहतर है कि ये जेब खाली रहे। And it's better to chase your own dream than to live somebody else's dream. है ना? So and and if KK says that, I love him for saying this. But yes, somewhere I would agree that if Satya didn't happen,
if Bhiku Matre didn't happen, I would have ended up nowhere. I wouldn't have nowhere. I owe my career to Satya and Bhiku Matre. मुंबई का राजा, मुंबई का king कौन, King कौन, so it was everything that happened after that, Satya gave me a career. बाद में मुझे ये पता चला कि सत्या ने न सिर्फ मुझे करियर दिया, बल्कि जो लोग पार्ट नहीं थे उनको भी करियर दिया. कैसे? I mean, see, in KK's words only. I mean, that way. Okay. Yes, all the actors from theatre. एक कल्ट बन गया ना वो. Yeah, because all the actors from theatre, they started being respected. बट वो जो वायलेंस है उस टाइम बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई थी ना कि ये बहुत इन योर फेस वायलेंस है. मतलब जो पहले वायलेंस होता था ना, डिशुम वाला वायलेंस, वो लग रहा था कि फेक है. ये इन योर फेस है, ये टू रियलिस्टिक. Yeah, because it had to change. हर 2 decade के बाद एक चेंज होता है. And Satya brought that change to the industry, which was thriving on formula, which was thriving on song and dance, which was thriving on, a very conventional kind of storytelling. So Satya brought that change, and people lapped it up. उसके बाद पूरा रियलिज्म जो हमारे सिनेमा में आया, फिर उसके बाद अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी टाइप के बहुत सारे फिल्म मेकर आए. दे टुक द रियलिज्म टू अनदर लेवल, है ना. तो इंडस्ट्री केप्ट ऑन चेंजिंग वेरी रैपिडली आफ्टर दैट. और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होती गई. इंटरनेट जितना चेंज होता गया, जितना कंप्यूटर चेंज होता गया, उतनी ही रैपिडली सिनेमा भी चेंज होता गया. तो उस टाइम रियलिज्म की फिल्में भी थी, जैसे अमरीश पुरी कर रहे थे, नसीरुद्दीन शाह कर रहे थे, फारूक शेख कर रहे थे, पर वो रुक गए. कहीं पे वो स्पीड ब्रेकर लग गया. वो स्पीड ब्रेकर लगा, वो पूरा मूवमेंट खत्म हो गया. और वो मूवमेंट, वो जाने भी दो यारों वगैरह जो 90s में बनी थी, फिर वहाँ अटक गई बात. और वो सारी चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बिकॉज देयर वाज अ सुनामी कॉल्ड मिस्टर अमिताभ बच्चन. ओके, हु बिकेम an aspiration for each and every person, and who became the representative of the anger which was prevalent in the society. तो उसके सामने किसी का भी टिक पाना बड़ा मुश्किल काम था, अमिताभ बच्चन जी के सामने और उनकी सिनेमा के सामने. वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो जो पूरी पॉपुलेशन थी, उनके पूरे एंगर से, उनके पूरे पर्सोना से रिलेट कर रही थी. या फिर वो देख रही थी कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बिकम. और उसमें पैरेलल सिनेमा एक बहुत ही छोटे तरीके से, बट स्टिल इट वाज ट्राइंग टू रजिस्टर इट्स प्रेजेंस, बट जितना चले वो लोग उतना चले, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट it just without the way. Even Mr. Bachchan जब वो एक्टिंग कर रहे थे, मतलब वो उन्होंने कूली का किरदार भी किया, उन्होंने काला पत्थर भी किया, जहाँ he's just a coal mine worker. Yeah, दीवार, त्रिशूल, he was an orphan. But त्रिशूल में then he comes up to this sophisticated actor. Then he comes Dawn and he does all this sophisticated acting के roles भी करते हैं. तो वो angry young man भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, तो उनकी फिल्में उनके लिए लिखी जा रही थी. बिल्कुल. पर आप लोगों के लिए ऐसा नहीं हुआ. आपके लिए नहीं, हमारे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ. हमारे लिए what happened that there was some very young filmmakers like Ram Gopal Verma, and later on Anurag Kashyap and Divakar Banerjee, and so many other names. They were looking for actors for their films, and we were those actors, and we were all coming in the same time, and so somewhere we all empowered each other. There's this fun film, I remember, Zubeda mein, you played the role of a Raja. Now, it was not something that one would imagine a Manoj Bajpayee doing. Right. You understood? वो जो Rajsi, Shano Shaukat, how did you get that? It was alien to you. No, so it was alien. Culture. I have never seen that culture. I have never stepped into any palace. Never had dinner on their dining table. Silver के वो जो थालियों में. Nothing. I told Mr. Shyam Benegal that, why you are taking me? I don't look like any prince.
I'm not exposed to that life. So he took out one photograph, which was the photo of a prince from some Rajwada, and he kept, just put it in front of me. हाँ. I said, ये है वो. do you think he's better looking or you are better looking? Just look at the photo. So that's what he told me. He said, I'm not making a commercial film. I'm making Zubeda. हाँ. And I'm making a film on a real prince. So they are not calendar boys. They are real prince. They are like us. But their legacy is different. What was it like working with Shyam Benegal? By now you've acted, by the time you got this role, you've acted with very good directors. Very good. Shyam Benegal ka style kuch alag tha? Very bad. I mean, Shyam Babu is someone who, even if he's not directing, and you are listening to him talking to somebody else, you are learning. He's a treasure. He knows so much about everything. Just for instance, if he's looking at this cup, he can tell you exactly when they started making cups of this shape. Encyclopedia. हाँ. Everything. तो आप उनके साथ बैठ के absorb कर रहे थे? I was listening to him, but he made me work very hard on my character. कैसे? So, readings. हाँ. How should I say my lines? How should I get up? What should be my posture? How the makeup should be done on me? And what should be my walk? Stiffly. Yeah. What should be my walk? हाँ. And every morning 5 o'clock I used to be in race course learning horse riding. पहली बार. All the polo shots that you see in the film. You did it. I did it. I learned polo playing, and it was dangerous. It was dangerous, but I had to work very hard to do those shots for the film. Did you like doing these things कि नई चीज सीख रहे हैं? Oh, definitely. Definitely. I mean, this is the perks of being an actor. You get to go to so many places that you've never been to. You get to meet thousands of people every day. Get an opportunity to work with so many individuals, not only actors but the assistant directors and the spot boys and lightmen. So many people you are interacting with every day. Apart from just moving from one place to another, living in different places, is such a huge perk. So you're playing the role of a Raja Maharaja. और उसके बाद आपने इतने सारे roles किए हैं where you are a फौजी, you're a police guy. That, I mean, especially Ayari, which I saw recently, it was so fabulous. It's as if you're from a family of a फौजी. कुछ भी आप में, आपके acting में कुछ भी fake नहीं लगता, the way you do it. Now it's become like you expect कि अगर फौज पे मूवी बनेगी तो मनोज बाजपेयी होंगे उसमें. You perform that perfectly. Thank you. So, do you like doing those roles? I like being part of authentic scripts. Okay. If you ask me what I like, I like being part of the endeavor, of some great creative people like Neeraj Pandey. Okay, I am always looking for directors who can challenge me, directors who can take me out of my comfort zone. Directors whose work excite me. I'm more interested in evolving as an actor till I work. The day I feel that I'm not interested in evolving, I'm only interested in going on the set and doing my stuff and get out from there, I leave the job, because I'm just purely in love with this craft called acting. I just love this. The creative process. The whole process. People say, people ask me many times, does it affect you that the film has failed? Does it affect you that the film, how do you respond to the success of this film or that film? To tell you, I'm being very honest and candid when I say this, that I just love this whole process of acting. After that, it is not in my hand. तो success या awards? नहीं, कोई award success अब तो बिल्कुल नहीं, because sometimes it really bothers me when a
great film like Gali Guliyan or say Bhosle for that matter, they don't feature in these mainstream awards. That bothers me. That bothers me because it somewhere question the credibility of these awards for me. Or not only my films or any other film of any other actor or director. If I feel that that particular film or that particular performance deserves a certain amount of recognition, and if they don't get it, it bothers me. But it bothers me only till a point. After that, It's like क्यों नहीं चली भाई, picture क्यों नहीं चली? Why didn't people look? Yeah, I mean, sometimes I used to feel puzzled or perplexed why people are not choosing good films over big films. So it puzzled me. It perplexed me. Rajniti also such a fabulous But that star has done cast. well. उसके बाद but initially थोड़ा सा there was a period कि ये blockbuster नहीं बनी, but it took a while and then it became like fabulous. Yeah, every film's journey is different. हाँ. But sometimes a great film doesn't take off at all. Okay. That completely bothers you. That you really don't know कि यार हुआ क्या ये. Were you amazed at all about Gangs of Wasipur? What a cult thing. I mean, I can't even call उसको film बोलूं क्या बोलूं, मतलब it's something which is momentous. सत्या की तरह. Yeah, that's genius of Anurag Kashyap. है ना? And it comes from his own recklessness. That अच्छा, recklessness कहते हैं आप? हाँ, कि because कुछ करना है. नहीं, because Anurag is like that. हाँ. Anurag creates only when he is chaotic in his mind. अच्छा. And that is why I love his chaos. Many people find him very, very mercurial sometime, or sometime very moody, or sometime not so organized, but I love it. उस disruption में creativity है. He cannot create if there is no chaos in his mind. हाँ. If he's not surrounded by what you call by doubts, conflicts, if he's not surrounded by that, he cannot create. And Gangs of Wasipur or Devdi happened because of his own chaos. And I, sometimes when we are about to work with each other, I'm only praying कि हे भगवान इसको chaos दो. इसको chaos दो, बहुत सारा chaos दो, क्योंकि बहुत great उसके creative juices निकलते हैं उसमें. हाँ, but ये भी कहा जाता है ना कि like the best poetry is when the poet was extremely sad, dejected. उसमें सबसे ज़्यादा creativity निकलती है. तो but it also takes out a lot, है ना? Character. But he is like that. Some people are like that. Same is with Ram Gopal Verma. और अनुराग कश्यप for that matter, और देवशीष मुखी. थोड़ा सा खिसका हुआ होना चाहिए ना, थोड़ा chaotic तो होना ही चाहिए ना क्रिएटिव पर्सन को. अच्छा, पर उसके बाद आपको ये नेगेटिव रोल्स आने लग गए थे. यू वर विद गैंग्स ऑफ वासेपुर, सबको आने लग गए होंगे उस फिल्म के. गैंग्स ऑफ वासेपुर के तो बात नहीं है, क्योंकि वो सत्या के बाद ही हुए. उसके बाद लोगों को, इंडस्ट्री को पता चल गया कि वी कांट डिक्टेट हिम, ही विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू. इसको मरने दो साले को. ये खत्म हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा ये, है ना. तो लोग गाली दे देंगे. अब तो खैर गाली देने पे भी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं. नहीं, उनको क्या यहाँ पे आके गाली दो. That is what it has become. I have seen even in the, like when you're in one of the, I don't remember which one I recently saw, in which you're driving and वो जिस तरह आपके मुंह से वो गाली निकलती है, said my God, I'm this man. मैं भी जब दिल्ली में ड्राइव कर रही होती हूँ, वो फटाक से गाली निकलती है कि क्या मतलब, अपने बच्चों को भी like it just comes so naturally when you do that. But अब मुझे बहुत सारे लोग गाली पे अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं, और मैं गाली को कभी भी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ डिस्गस्ट के साथ. बिकॉज हम लोग बचपन से जब बड़े हो रहे थे तब तो हम आसपास में घरों में मतलब यही सब देखा है, सुना है. तो कभी मुझे लगा नहीं कि गाली हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रही है. और जब सिनेमा में गाली होती है तो अचानक से लोगों के जो नैतिक पक्ष हैं ऐसे उफान मारते हैं,
वो मुझे समझ में नहीं आता है। वो मुझे कतई समझ में नहीं आता है कि घर में या समाज में, बाहर में, हाँ। आप अगर आपके घर में गाली नहीं देते, व्हिच इज़ फैंटास्टिक, आई एनवी यू, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है, वो आके बताता तो नहीं है कि वो गाली दे रहे थे, वो गाली दे रहे थे। वो सब कुछ सुन रहा है, जज्ब कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कुछ नहीं सीखता है। लेकिन उसको आप उसका कान कैसे बंद कर सकते हो कि भाई अभी जब गाली आई तो अचानक से उसके ठेपा लग गया, ऑटोमेटिक ऐसा होता नहीं। समाज में अलग अलग तरीके से लोग हैं और कहानियाँ वहीं से निकलती हैं, सोसाइटी से ही निकलती हैं कहानियाँ। नहीं तो आप सिर्फ मार्वल के फिल्में बनाते रहिए। we were talking about your films in which you're a Fauji, you're a policeman. आप फिर वो you take that natural course जब आप politician बनते हैं. It's as if you are born into politics. और दूर दराज तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं था आपके फैमिली में। हाँ, लेकिन आप बिहारी आदमी हो तो पॉलिटिक्स वो ब्लड में है। ब्लड में है हमारे। हम सुबह की शुरुआत अखबार पढ़ने से हमेशा होती रही है। बचपन में हम जब बहुत छोटे थे, 12 साल की उम्र के थे, तो हम तो खुद अखबार नहीं पढ़ते थे, लेकिन पिताजी कहते थे पढ़ के सुनाओ। अच्छा। या बड़े बाबूजी बोलते थे इधर आओ, ये ज़रा ये पढ़ो ज़रा सा क्या, और हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी ही हो जाती थी। और फिर ज़ोर ज़ोर से बहुत ही वॉलेटाइल डिबेट्स जो ख़ानदान में होते थे, एक इस पार्टी का था, एक दूसरा पार्टी का, बस आपस में जो वॉलेटाइल डिस्कशन डिबेट्स होते थे, विच यूज्ड टू एंड अप नोवेयर। तब फिर भी एनिमेटेड जो है, तो वो पॉलिटिक्स इसलिए जैसे कि दुनिया बदलने वाली है आपके उस डिनर टाइम कॉन्वर्सेशन में। सरकार बदल जाती थी। उसी वक्त बदल। हाँ, सरकार बदल देते थे लोग। हाँ। सारी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती थी उस दिन। पर बॉम्बे में अलग ही किस्म का वर्ल्ड है ना, पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही कोई नाता नहीं है। नहीं, उस समय तक हम लोग भी उसके बहुत ही इंटरेस्टेड रहते थे, लेकिन मुंबई शहर एक अलग कैरेक्टर है मुंबई शहर का अपना। और यहाँ अगर आप मुझसे पूछें कि अब मैं कितना इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है अब, क्योंकि एक शहर का, इस शहर का कैरेक्टर ऐसा है कि आप इसमें ढल जाते हैं। हम लोग, आप ढल जाते हो इसमें। अब इतने साल हो गए यहाँ भी रहते हुए, अब तो लगता ही नहीं कि हम किसी और जगह के हैं। अब लगता है कि हम यहीं के हैं। और जीवन सुबह शुरू होती है और शाम को ख़त्म होती है, तब तक आप सिर्फ भागते रहते हो, अपना काम किसी तरीके से ख़त्म करने में लगे रहते हो। उसमें राजनीति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक्ट करते हो तो ऐसे लगता है जैसे कि यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन। हाँ, क्योंकि जो बचपन में या बड़े होते तक जो हमारी ट्रेनिंग मिली, वो सब हार्ड ड्राइव में ऐसी गई हुई है। उसको आप निकालते हैं। जी, निकालते हैं। फिर दिल्ली में मैं ग्रेजुएशन किया, दिल्ली में थिएटर किया, काफ़ी पढ़ाई लिखाई, लोगों से मिलना, डिस्कशंस में भाग लेना, डिबेट में भाग लेना, सारा अब काम आता है। और इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं। इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। हाँ। तो ये सब काम आता है, सारा कुछ काम आ जाता है हमारे। तो व्हेन यू स्टार्ट इमोटिंग, आपको पता नहीं कि कहाँ, मतलब दिमाग के किस हिस्से से आप वो क्रिएटिविटी ले आते हैं फिर? नहीं, वो पहले तो आप तैयारी तो ज़रूर करते हैं। क्योंकि मैं इमीडिएट स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता हूँ। अच्छा। मुझे उसके लिए, अगर मैं कैरेक्टर पे पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद देयर आर few surprises that happen, but that happens only because I have prepared. That cannot happen if I'm half prepared or not prepared. और एकदम से कैमरे के सामने जाके डायलॉग बोलना शुरू करूँ तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो डायरेक्टर बोलेगा कि किसी तरह से काम निकाल लो, अगले में नहीं रखेंगे इसको। इस शहर में वो क्या खासियत है जो जहाँ से भी लोग आते हैं वो इस एरिया के इसमें ढल जाते हैं और अपना पहले का वजूद भूल जाते हैं? या फिर इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये 2-3 चीज़ें। एक तो अपना एक कल्चर है, इसका कल्चरल एक सीन है जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत मन से उस कल्चरल पूरे सीन को लेकर के डेडिकेटेड है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कितना कमाते हैं, कौन जात के हैं, कहाँ से आए हैं, कौन है आपके माँ बाप, क्या आपका सरनेम है, कुछ नहीं। आप कितने प्रोडक्टिव हैं, कितनी आपकी काबिलियत है और कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके अपने प्रोडक्शन में, उनके अपनी कंपनी में, उनकी अपने संस्था में, ये लोग
देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। और मेरे ख्याल से शायद इसीलिए लोग जो हैं यहाँ आ कर के सबको काम, काबिलियत और मेहनत के हिसाब से वो दर्जा हासिल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। ये इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। बट एट द सेम टाइम उसके साथ एक इम्पर्सनल क्वालिटी भी आती है। वो एक पक्ष ये है, तो उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये शहर थोड़ा इम्पर्सनल है। इसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ ये लेना देना है कि आप कितने प्रोडक्टिव हैं। और जिस दिन आप प्रोडक्टिव होना बंद करेंगे, जैसे मेरा हमेशा मानना है कि ये शहर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पार्क बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? तो बच्चे प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकते हैं। बच्चों का तो काम है सीखना, जानना, ज्ञान लेना। और बुज़ुर्ग वो अपना प्राइम जो है देख चुके हैं, अब उनका शरीर जवाब दे चुका है, तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एक समय तक काम कीजिए, उसके बाद उत्तराखंड में अपना घर देख लीजिए या किसी गांव में, और वहीं अपना रिटायरमेंट गुजारिए। क्योंकि बड़ा शहर, कॉस्मोपॉलिटन शहर, चाहे वो मुंबई हो चाहे न्यूयॉर्क हो, इम्पर्सनल, यहाँ पे बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब आप कंपेयर करते हैं दिल्ली और मुंबई, क्रिएटिविटी आपने दोनों जगह की। हाँ, बॉम्बे में ज़्यादा की क्योंकि आप यहीं पे फिल्म, लेकिन मेरी पूरी लर्निंग दिल्ली में हुई। दिल्ली के थिएटर सीन ने मुझे बहुत दिया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे न सिर्फ ज्ञान दिया, मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, मुझे व्यवहार सिखाया, मुझे रंगमंच सिखाया। और दिल्ली के रंगमंच से मैंने सारे क्राफ्ट सीखे, और अच्छे अभिनय को करना और देखना और अप्रिशिएट करना सीखा। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सारा कुछ जो सीखा वहाँ था, उसको मैंने आगे बढ़ाया है। तो सीखने का काम मैंने हमेशा वहाँ से किया। अगर आप, और यही मैं एडवाइस सारे यंगस्टर्स को देता रहता हूँ, मुंबई में रह के मत सीखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। आप थोड़े भी अच्छे होंगे, किसी प्रोडक्शन में काम मिल जाएगा, पैसा ठीक ठाक सा होगा, क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, और वो काम जो है आपको ठीक ठाक पैसा दे रहा होगा, तो आप सीखने से ज़्यादा उस पैसे को कमाने में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप सीख के आते हैं यहाँ पे, तो आपकी यात्रा बड़ी लंबी जाएगी। आप बिहार से लोग आते हैं आपसे बात करने, पूछने के लिए कि हम कैसे बने एक्टर? मैं बिहार से भी आते हैं और बाहर से भी। और मैं कभी कभी एनएसडी जाता हूँ वर्कशॉप लेने के लिए, या फिर किसी और संस्था में जाता हूँ वर्कशॉप लेने के लिए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलते हैं, पूछते हैं, बातें करते हैं। जो अच्छे हैं, काबिल हैं, उनके साथ संपर्क लगातार बना रहता है मेरा। उनको ढाढ़स देना, दिलासा देना कि सब अच्छा हो जाएगा, या उनको एक राह दिखाना, किसी तक पहुंचाना, ये काम मैं कर देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि एक लेवल पर पहुंचकर, एक मुकाम पर पहुंचकर लोग नीचे नहीं देखना चाहते कि कहाँ से, किस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए थे। सो सक्सेसफुल पीपल, मेंटर्स बनना ज़रूरी है उनको फॉर जूनियर्स, है ना? मैं तो हमेशा रहा हूँ, इसलिए और क्योंकि वर्कशॉप में लगातार कंडक्ट करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ जब भी खाली मौका लगता है। उसी एनएसडी में? ना, उस एनएसडी देखिए मैं एनएसडी की लेकर के, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता हूँ। और मैं तो निवेदन करूँगा कि ऐसे एनएसडी सारे स्टेट्स में खुलने चाहिए, ताकि सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक संस्था में काम करने का मौका लगे, सीखने का मौका लगे। क्योंकि बाहर में रोजी रोटी कमाना और सीखना बहुत मुश्किल काम होता है। जी। और हर कोई मनोज बाजपेयी नहीं है कि ये काम, दोनों काम जो है और उसी तरीके से करता रहे, लगातार करता रहे, भूखे पेट होकर के करता रहे। और भूखे पेट होकर के करना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको रोमांटिसाइज करना, उसको रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये दिक्कत वाली बात है। किसी को भी कोई भी जो सीखना चाहता है, उसके लिए एक संस्था हो जहाँ पे वो सीख सके, जहाँ पे उसका पेट भर सके और वो लगातार पढ़ाई कर सके या ज्ञान हासिल कर सके। ये सुविधा हर किसी के पास होनी चाहिए। आप इतने सारे सक्सेसफुल एक्टर्स,
टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं. हु इंस्पायर्स यू, इवन इफ इट कुड बी यंगर पर्सन, ओल्डर पर्सन, विच ग्रुप ऑफ एक्टर्स, अगर आप, if you have to pick? Nawazuddin Siddiqui, I'm sure, is one of them. Nawaz started with my play. Yeah. When I was doing theatre in Delhi. I love him. I simply admire him and his journey as an actor. Irfan has inspired so many, so many actors. Such a brilliant actor that Tabu. he was. Tabu is there. KK Menon. KK Menon's craft is impeccable. एंड तो ये लोग तो मेरे समय के हुए, मेरे साथ के हुए. लेकिन आगे में जैसे विजय वर्मा है या राजकुमार है, जयदीप है, ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अभी और भी बहुत सारे हैं. कुछ एक्टर्स ने मेरे साथ काम किया, जैसे सनी हिंदुजा है, बहुत अच्छा एक्टर है. एक जतिन करके लड़का है, बहुत ही बढ़िया एक्टर है. ऐसे बहुत सारे हैं. लड़कियां हैं बहुत सारी है. रसिका बहुत अच्छा काम करती है. रसिका दुगल, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट. एंड OTT platforms has given such an opening to a brilliant range of actors जो पहले नहीं थे. बिल्कुल नहीं था. अब और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ हमारी सिनेमा में इतनी औकात नहीं थी कि इतने टैलेंट को काम दे सके. कैपेसिटी नहीं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल नहीं. आज कोई भी अच्छा जो क्रिएटिव आदमी है, चाहे वो परफॉर्मर है या फिर एडिटर है, वो या कैमरामैन है या डायरेक्टर है, कोई खाली नहीं है. हर कोई काम कर रहा है. what an amazing time that we are living in. सब के सब बिजी हैं, काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सो मेनी एवेन्यूज अवेलेबल. सैटेलाइट टीवी है, OTT है, आपको इंटरनेट पे कितना कंटेंट बन रहा है, फिर आपको थिएटर व्यूइंग है. तो कुल मिला जुला के किसी के पास समय नहीं है, कोई खाली नहीं बैठा हुआ. हाँ. एंड वो जो पहले होता था ना, फोटो लेके एक प्रोड्यूसर के पास, दूसरे के पास जाके फोटो अभी कास्टिंग डायरेक्टर का काम बढ़ गया है. हाँ. कास्टिंग डायरेक्टर्स, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स तो मुझे फ़ोन करते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, कि इस उम्र का एक लड़का या लड़की चाहिए, और ऐसा दिखता हो, कोई है क्या अच्छा एक्टर. वो मुझसे पूछते हैं क्योंकि सारे अच्छे एक्टर्स बिजी हो गए. और दे आर पिक्ड अप. ओके, बट दैट्स अ गुड थिंग आल्सो. दैट्स अ ग्रेट थिंग. That's a great thing, right? नहीं तो हमारे सत्या करने के बाद 9-10 महीने घर पे बैठे हैं. हाँ. क्योंकि ढंग का काम नहीं है हमारे पास में. हाँ. पर आप कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं थे, नेगेटिव रोल्स नहीं करना चाहते थे, वो सब. हाँ, मतलब कोई भी एक्टर क्यों करना चाहेगा जो उसके ड्रीम में जो चीज़ नहीं है. हाँ. उसका ड्रीम कुछ और है. हाँ. और आप कुछ और दे रहे हो. उसका मन है आलू परवल की सब्जी खाने का, आप कह रहे हो नहीं आलू पनीर की सब्जी खाओ. हाँ. तो उसका मन है मटन खाने का, आप कह रहे हो नहीं आज जो है कोफ्ता बना रही हूँ. So I have to ask you about this also, कि nepotism की बात जब चलती है, that don't that there is a group कि हम उन्हीं को रोल्स देंगे, और फलां की पिक्चर उस दिन नहीं निकलेगी क्योंकि मेरे भतीजे की पिक्चर उस दिन निकल रही है. ये प्रैक्टिस चलता था. बोलने को तैयार नहीं है लोग, बट इट वाज एन अनसेड थिंग. ये चलता था. नहीं, देखिए, बोलने को क्यों नहीं तैयार है भाई. देखिए, नेपोटिज्म ये बड़ी बेकार की बहस है. मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही बेकार की बहस है, क्योंकि ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है. फिल्म इंडस्ट्री, whether you here or anywhere else, एक प्राइवेट एंटिटीज जो हैं वो पैसा लगाते हैं. और इसलिए जब फ्रेटर्निटी आप बोलते हो, उससे मुझे दिक्कत है. फ्रेटर्निटी नहीं है. हम सब स्कैटर्ड अलग अलग जगह काम करते हैं. हम कोई फ्रेटर्निटी नहीं है. सब अलग अलग जगह काम करते हैं. कुछ लोगों से किसी का दिल मिल जाता है तो हम लोग साथ में उठते बैठते हैं, और जिसके साथ में काम नहीं करते हैं या जिसके साथ दिल नहीं लगा उसके साथ उठते बैठते नहीं. लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज है. अगर वो मेरी जगह पे वो किसी अपने ताया जी के लड़के को लेना चाह रहा है तो मरे. मैं उसका पैसा है. मैं क्या भाई, अगर वो करना चाहता है तो करे भाई. मुझे पैसा उसका है, वो लगा रहा है. दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब एग्जीबिशन में जब एग्जीबिटर भेदभाव करते हैं तब दिक्कत वहाँ पे आती है. अगर किसी को 100 स्क्रीन दे रहे हो तो कम से कम मुझे 25 स्क्रीन तो दो.
और मेरे 25 स्क्रीन को अगले हफ्ते उसको भी उसी को दे दोगे तो मेरी फिल्म का क्या होगा? हाँ. तो जो जितना पावरफुल होता है वो अपने पावर को विल्ड करता है. हाँ. वो खेल तो हर जगह होता है. तो हम फेयर होने का जो है, फेयरनेस की डिमांड सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं कर सकते हैं. लाइफ इज नॉट फेयर, है ना. खैर वो क्यों नहीं है, उस पे वो एक आइडियल है जिसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. इफ़ लाइफ इज़ नॉट फेयर, ट्राई टू अचीव दैट आइडियल. नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पे कुछ और लिखते हैं और अपने काम की जगह पे जो है बिल्कुल ही फेयर नहीं है. हाँ. तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है. लेकिन व्हाट आई ऑलवेज try to convey to people that if you're asking for fairness, ask for fairness in every sphere of life. सोशल मीडिया से तंग है आप? मुझे तो ट्विटर ने ऑलरेडी जो है मेरा हैक हो गया, उसके बाद मैं अपने अकाउंट को ही लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं ट्विटर नहीं, मुझे आउट किया हुआ. तो आप संतोष हैं फिर. एक जोन में हैं जहाँ पे आप खुश हैं और ट्विटर ने कह दिया है और खुश हैं. और ट्विटर ने कह दिया कि हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका ईमेल आईडी सही नहीं है, आपका पासवर्ड तो बिल्कुल ही सही नहीं है, और ईमेल आईडी को उसने खारिज कर दिया है. तो ट्विटर ने मुझे जो है सोशल मीडिया से अलग कर दिया. ये क्या रब्बा मैं जाना क्योंकि मैं कौन? मैं हूँ कौन? मेरे ही अकाउंट ये तो कोई फिल्म का डायलॉग लग रहा है या फिल्म का वो लग रहा है स्क्रिप्ट कि मनोज बाजपेयी doesn't know who he is, where he is. Twitter has questioned my whole being, your existence. Okay, so what I also want to ask you is about awards. आप कह रहे थे कि ये awards में कभी-कभी लगता था कि good films don't even feature in mainstream awards. हाँ, and you managed to get awards very early in your career, and you've even got the Padma Award. तो जब Padma Award आपको मिला तो what was that feeling? Because it's a national recognition. मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं आपको सच में बताऊं, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं पद्मश्री रामनाथ कोविंद ने आप नहीं, रामनाथ कोविंद से ज़्यादा मेरे पिताजी उस समय मौजूद थे मेरे और मेरी पत्नी के साथ वहाँ पर. और मेरी माता जी को उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो हॉस्पिटल में थी और वो नहीं आ सकी थी. लेकिन मेरे पिताजी को इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ था उनको. तो उनको मेरे कारण उन्होंने वो दिन देखा, वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में जा कर के वो बैठे और उन्होंने जो है पूरी मिनिस्ट्री को वहाँ आते देखा, प्रधानमंत्री आते हुए देख रहे थे. मैं जानता था कि एक किसान के मन में ये क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी. तो मैंने मुझसे ज़्यादा मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज जो इनको खुशी मिल रही है यहाँ बैठ कर के, मेरी खुशी उसके सामने बहुत छोटी है. अगर मेरे कारण इनको मिल रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इनको ये दिन मैं दिखा पाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है. It mattered a lot. It mattered a lot to me because he was. उन्होंने क्या कहा फिर आपको जब the ceremony was over? नहीं, उन्होंने बात किया, और राष्ट्रपति जी से बात किया, प्रधानमंत्री जी से बात की. जब सब लोग वो सारे अवॉर्डीज़ के पास से गुजरते हैं, वो लोग बात करते हैं, तो जिस तरीके से कैसे हैं, मेरा नाम ये है, और मैं उनकी जो पूरी इनोसेंस है जो एक फार्मर का वो मैं और गांव वाले का वो मैं देख रहा था कि किस इनोसेंस के साथ वो बातचीत कर रहे थे. क्या कहा राष्ट्रपति ने, उनसे बात की? नहीं, वो बात कर रहे थे कि देखिए आपको गर्व महसूस हो रहा है ना, आपके बेटे ने जीता. तो मैंने अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पिताजी बात करें, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, वही बात करें और उनको ये अनुभव हो कि मैंने राष्ट्रपति जी से, मैंने प्रधानमंत्री जी से, मैंने रक्षा मंत्री जी से, मैंने सारे मिनिस्टर से बात किया. मैं चाहता था कि वो बात करें, क्योंकि वो बातूनी थे मेरे पिताजी, और बहुत बात करते थे, अपने इनोसेंस, बहुत ही इनोसेंट टॉक करते थे. बट उनको वो सारे इनोसेंट टॉक्स जो उनके मैं थोड़े से दूर से सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. इट्स अ टचिंग मोमेंट है ना? मोर देन दैट, आई मीन टचिंग मोमेंट से ज़्यादा मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का समय था. अगर आप मुझे कहें कि सबसे ज़्यादा खुश आप कब, मैं सबसे ज़्यादा खुश था जब मेरे पिताजी राष्ट्रपति जी से बात कर रहे थे. हाँ, इट्स वेरी स्ट्रेंज ना कि
वन वुड थिंक दैट यू मीट अ सक्सेसफुल पर्सन की सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, मैंने पहली गाड़ी ली या मैंने पहला बंगला लिया या मैंने पहली बार प्लेन में चढ़ा, नहीं, मैं सबसे ज़्यादा खुशी हुई टू सी माई फादर हैप्पी. Because to tell you the truth, the materialistic achievements are not achievements for me. I don't even count them. That's a very personal achievement. And achievement भी नहीं है. Those are the byproducts of what I do. मेरे सपने में ये कभी नहीं आया कि मैं ये मैंशन होगा या ये बड़ा अपार्टमेंट होगा, ये बड़ी गाड़ी होगी. These are the things that I could buy because I could afford it. That's it. अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो मुझे जो मैं अफोर्ड कर पाता उसी में मेरी एक अच्छा मतलब एक दूसरे को प्रेम करने वाला परिवार है, छोटा सा. हम लोग बड़े खुश रहते हैं. मेरे लिए मैटर ये करता है कि what I have done that day. The process was fruitful or not. Did I enjoy that days of shoot or not? Could I achieve the whatever I wanted to achieve that day in my craft or not? So ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे, मेरी पत्नी को बिल्कुल. आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल हैं. I mean there is a journey that started for me and for my wife. We don't talk about it because most of the people will never understand what I say or what we do. But since beginning we've never been materialistic. Money gives you freedom. और इस शहर में मटीरियलिस्टिक होना बहुत आसान है. It's very easy. आप Anywhere. चक्रव्यूह में फंस जाएंगे. See, anywhere. Smita, let's not blame only this city. I have seen it even in our village. Materialism is everywhere. जहाँ पे लोग फ्रिज, गाड़ी और कितनी ज़मीनें हैं और आपका मॉड्यूलर किचन है कि नहीं, फिनिस्ता का आपका विंडो है कि नहीं, इन सब चीज़ों से आपका आकलन करते हैं. तो ये सब जगह है. ये सिर्फ मुंबई शहर में नहीं है. दिल्ली भी उतना ही मटेरियलिस्टिक है. बट वी आर लकी, both me and my wife, that our seeking has been very, very intense. We are very lucky that our journey has started under our spiritual guru, and that's in the right direction. सर, आपका फिटनेस रिजीम बताइए हमको, बिकॉज यू हैव रिमेन कांस्टेंट ऑल अलोंग. आपके कोई सडन वेट स्पर्ट्स ये सब थे नहीं. आप हमेशा यू लुक्ड फिट एंड अजाइल. तो हाउ डज मनोज बाजपेयी कीप फिट? You know, for 15 years, 16 years back, when I realized that, now the partying should stop. क्योंकि अब जो है जो भी खा पी रहा हूँ वो बदन में लग रहा है. उसके बाद सब बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, जिसमें से स्मोकिंग भी था और एक हार्ड लिकर था. दोनों ही मैंने इमीडिएटली ड्रॉप किया. इन वन डे आई ड्रॉप्ड इट. तो आई एम दैट वे क्वाइट ब्लेस्ड. विड्रॉल नहीं हुआ? नहीं, आई एम ब्लेस्ड विद विल पावर. अच्छा. हाँ, आई एम क्वाइट ब्लेस्ड विद विल पावर. तो जब छोड़ा तो एक ही दिन में दोनों चीज़ें छोड़ी. बीवी ने बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं. खुद लगा? हाँ, खुद ही. मेरी वाइफ तो कहती है कि अगर हस्बैंड एक्टर हो तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्टर्स आर सो सेल्फ कॉन्शियस कि वो खुद ही कर लेते हैं. तो अभी उसका नाम इंटरमिटेंट हो गया है, लेकिन हमारे घर में रात को किचन नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं. और मेरी बेटी तो अभी बोर्डिंग में रहती है, तो वी हैव ऑल द मोर रीजंस नॉट टू ऑपरेट द किचन इन द इवनिंग या एट ऑल. सनडाउन के बाद कुछ नहीं? सनडाउन के बाद कुछ भी नहीं होता है. देन और अब आजकल उसका नाम इंटरमिटेंट दे दिया है. आयुर्वेद में तो कई सालों से जो है सनडाउन के बाद कहते हैं कि भाई आपको नहीं खाना है. 14 घंटे 16 घंटे की आपका यू हैव टू हैव योर स्टमक एम्प्टी, है ना. तो 14 घंटे आप खाते नहीं हैं? नहीं, मैं तो कहीं खाता हूँ. कितनी बार 18 घंटे नहीं खाता हूँ, वो तो छोड़ दीजिए. 18 घंटे? हाँ, कई 16 घंटे 18 घंटे. एंड वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू ईट. दैट्स तो सुबह उठ के? हाँ, सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए. हाँ. उसमें जीरा वाटर पीजिए, गरम अजवाइन डाल के पीजिए. ये सब अलग अलग टोटके. तला हुआ नहीं खाता है? तला हुआ वो कभी बिहार गया, मैं गांव गया, तो वहाँ पे एक छोटे वाले समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं. हाँ.
उसके जैसा सिंघाड़ा कहीं नहीं मिलता है इस दुनिया में। कोलकाता में भी नहीं? ना ना ना। अच्छा। उसका सिंघाड़ा बहुत मैं बेतिया शहर में लाल बाज़ार पे नहीं लाल बाज़ार नहीं लाल बाज़ार पे आपको वैसा सिंघाड़ा देखिए, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। वो लाल रंग की चटनी के साथ। लाल रंग की चटनी के साथ। और केचप वेचप नहीं? अरे यार मुझे मुंह पानी आ रहा है अभी तक मेरे। तो वहाँ जाता हूँ, फिर मैं नहीं सोचता हूँ, फिर मैं खा करके पी करके सब आता हूँ वहाँ से, मतलब वहाँ के खाने वाने खाता हूँ संतुष्ट होकर के। हाँ। क्योंकि गांव जब जाते हैं तो फिर पुराने दिन याद आते हैं, उसके कारण आप खाते हैं। अदरवाइज जल्दी सोना 10 बजे तक 10:30 बजे। आप पार्टी वार्टी में नहीं जाते? नहीं जाता हूँ मैं। मैंने नहीं देखा आपकी फोटोज। लोग जानते, अब तो वो लोगों ने बुलाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं आएगा, तो इनविटेशन वेस्ट क्यों करना है। अच्छा, तो आपको ये सब नहीं अच्छा लगता? यस, एंड द अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, अपना क्रिया योग मेडिटेशन, फिर उसके बाद योगा या माइल्ड जॉग के लिए जाना, फिर उसके बाद फ्री हैंड, फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस, ऑल ऑफ दैट। मेरा सुबह का रूटीन बहुत लंबा चौड़ा होता है। अच्छा। तो अगर मेरा डायरेक्टर कहता है कि 7 बजे शूटिंग पे आना है, हाँ। तो मेरे लिए मतलब मौत हो जाती है, क्योंकि मुझे उठना पड़ता है फिर 4 बजे सुबह, 3:30 4 बजे, फिर उसके लिए बहुत जल्दी सोना पड़ता है, बिकॉज टू फिनिश एवरीथिंग ऑल दैट रूटीन टेक्स एटलीस्ट 2.5 आवर्स। तो ये फिजिकल वेलबींग हेल्प्स इन मेंटल वेलबींग? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं वहाँ, वेयर पीपल जस्ट लेट गो ऑफ देयर फिजिकल वेलबींग, क्योंकि घर में बैठे बैठे it just, and then they let themselves go, and that affected their mental health also. Right. So do you think? No, it is very, but see, it is very important to be disciplined. कि भाई सुबह एक रूटीन, आपको रूटीन को फॉलो करना है। डोंट लेट द रूटीन फॉलो यू, यू फॉलो अ रूटीन। आपको चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देयर इज वन थिंग विच विल ऑलवेज हेल्प यू, वेदर यू आर गोइंग समवेयर और नॉट गोइंग, मेक इट श्योर that you do little bit of exercise, get up early morning, do little bit of exercise। 5 मिनट का मेडिटेशन क्यों ना हो, 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन कीजिए। अलार्म लगा दीजिए फ़ोन पे, स्मार्टफोन तो सबके पास होता है। 5 मिनट का अलार्म लगा करके आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कीजिए 5 मिनट के लिए। कोई नहीं कह रहा है कि आप 5 घंटे के लिए कीजिए, हमें ये सुबह हमेशा कीजिए आप। और उसके बाद एक जो सबसे एसेंशियल चीज़ है, जो मैं अपने स्ट्रगल के समय में भी करता था, मुझे कहीं जाना है नहीं जाना है, मैं सुबह सारा अपना रूटीन करने के बाद मैं नहाता ज़रूर था। नहा करके मैं कपड़े पहनता था एज इफ़ कि मैं किसी से काम मांगने जा रहा हूँ, और परफ्यूम लगा करके फिर मैं टीवी के सामने बैठ जाता था। सो आपका डे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी अपब्रिंगिंग होगी, मम्मी ने सिखाया होगा। नहीं, किसी के नहीं। नहा के निकलो, और लेथाजिक कभी नहीं होना चाहिए। हाँ। लेथाजिक की, या फिर आप कहीं जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं, टू स्टिक टू योर रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप कहेंगे कि किसने सिखाया? ना मेरे पिताजी ने सिखाया, ना मेरी माताजी ने, ये मेरे ग्रैंडफादर को देख के मैंने सीखा था। वही मैंने कहा ना, कहीं तो ये अपब्रिंगिंग है। मैं देखा था, वो सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे वो मंदिर में बैठ जाना, रामायण का पाठ करना, और वो फिर वहाँ से निकलना, फिर वो सारे खेत पे चले जाना, सारे खेत को देख करके बाय द टाइम वो आते थे सब लोग उठ जाते थे, आकर के सबसे पहले नाश्ता करते थे, उसके बाद 1 कप चाय पीते थे, फिर अपना अच्छे से धोती कुर्ता पहन करके फिर से वापस वो सब लोगों के पास जा कर के, सारे रिश्तेदारों के पास 10-10 मिनट, आधा घंटा बैठते थे। फिर खाने का टाइम हो जाता था, फिर दोपहर का लंच करते थे, फिर वो आधे घंटे का नैप लेना। तो व्हाट आई हैव सीन, एंड वो एक बार आपने खाना लेते थे, वो दोबारा नहीं लेते थे। दूसरी हेल्पिंग कभी नहीं ली उन्होंने, नेवर। You know, you're saying this, we were just talking about President Ramnath Kovind, former. तो जब वो प्रेसिडेंट थे तो मुझे मौका मिला कवरेज करने का, और उनकी जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, तो उनके फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया exactly what you're telling me about your grandfather, कि वो ऐसे रूटीन के पाबंद हैं, और वो इतने अपने फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह उसको बिल्कुल नहीं, मतलब उस उम्र में भी, जो उनकी उम्र थी जब वो प्रेसिडेंट थे, देयर वाज एन आर्मी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हु वाज विद हिम,
who he would make sure कि वो मुझे सुबह रोज मेरे से एक्सरसाइज कराए, और वो मतलब नाप तोल के खाते थे, हाँ। ज्यादा नहीं, कम नहीं, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जितना खाना चाहिए, जितना अपने शरीर को चाहिए उतना ही, बिल्कुल। उतना और ही। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि हमेशा जो है 75% आपका स्टमक भरना चाहिए, 25% हमेशा खाली होना चाहिए। आप वही करते हैं? हमेशा हर किसी को करना चाहिए कि अपनी भूख से कम खाइए। जब आप भूख से कम खाएंगे तो डाइजेशन जल्दी मन होता है। मानता है? मान जाता है। मन तो आपका है ना, कंट्रोल। हाँ, आपका मन है, वो किसी और का मन नहीं है। तो आप उसको बोलिए कि मान जा, मैं तुझे फिर से 4 बजे दूंगा। अभी के लिए इतना ही है। That was the routine. So where does your career take you from now? Finally, I want to ask you कि अब क्या वो मुकाम है जहाँ पर मनोज बाजपेयी पहुँचना चाहते हैं? मकाम तो कुछ नहीं, मकाम पर किसी मकाम पे नहीं पहुंचना चाहता था मैं कभी भी। मैं अपनी रोजी रोटी एज एन एक्टर कमाना चाहता था, वो कई सालों से कमा रहा हूँ। तो मेरा अगर सही पूछे तो जो मकाम सोच के चला था वो तो बहुत पहले वो पा चुका मैं। अच्छा जी, कि मैं अपनी रोजी रोटी एक अभिनेता के तौर पे कमा रहा हूँ और उसको लेके मुझे एक क्रिएटिव परस्यूट होता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, कभी वो हो चुका? एक था कि मैं एक ऐसी फिल्मोग्राफी तैयार करना चाहता हूँ जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा गर्व हो, या कोई भी मेरे अगल बगल वाला हो उसको बहुत गर्व हो। वो भी एक तरीके से मैं कहूँ तो टचवुड वो भी हासिल होगा कि अराउंड ईयर बैक मैं और मेरी वाइफ सुबह जो है कॉफ़ी पी रहे थे एंड शी सडनली सेड दैट योर फिल्मोग्राफी even now is quite envious. You know, it's quite what do you call? Your filmography is something that anyone is going to envy. Okay. And that time I realized that तब तो इसका मतलब कि that thing I have knowingly unknowingly achieved. हाँ, धीरे धीरे करके एक ईंट करके इमारत तो बन गई, ये बना दिया है। हाँ। और ऊपर से पोचारा उसकी ना पुताई कर रहा हूँ मैं। उसकी अभी जो and I'm so happy and I'm proud, I'm very proudly I'm saying that the 6 projects that I have completed last year, all of those are going to be what do you call, are only going to add to that filmography of mine. So tell me, would you ever think कि you could get into politics? Since 24 years I am being offered. हाँ, I know. इसलिए मैं पूछ रही हूँ. Since 24 years now. And मेरे अंदर से कभी आवाज़ नहीं आई, कभी भी नहीं। हर पार्टी ने मुझे अप्रोच किया है। इस हिंदुस्तान में सिर्फ उन्हीं पार्टियों ने अप्रोच नहीं किया जो साउथ में हैं, जो साउथ की पार्टीज़ हैं। नहीं तो हर पार्टी ने, हर दल ने मुझे अप्रोच किया। बड़े नतमस्तक होकर के, विनम्रता के साथ सबको मना किया मैंने। उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरा ये काम को छोड़ के किसी और चीज़ में दिल ही नहीं लगता। मैं किसी भी जगह छुट्टी मनाने में जाता हूँ तो वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर से कैरेक्टर पे काम करना, उसके प्रोसेस में जाना, उसके लिए सारी तैयारी करना, उन सब चीज़ों पे मेरा मन लगा रहता है। और शायद मुझे लगता है कि जिस दिन वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर किसी और जगह शिफ्ट हो जाऊँगा। वापस उसी गांव में? शायद गांव में, शायद पहाड़ में अपने secondly, I'm very happy and blissful when I'm doing my own spiritual practice. Okay. So that seems to be very important in your life at this stage, है ना? I think now it is getting too intense. Okay. It is getting too intense with time. So what are the projects you're working on right now? Any films that we should look forward to? So the 6 projects that I have completed, Smita, starting with Gulmohar. Shamila Tagore ji is coming back after 15 years. Gulmohar is a story which is set in Delhi. You would love it. Yes, I live in Gulmohar Park. Gulmohar Park. So look at the coincidence. Okay. So then there is a series called Soup for Netflix, directed by Abhishek Chaubey. Soup. वो क्या बना? मतलब जैसे सूप होता है, शोरबा। हाँ, शोरबा वैसे ही है। बहुत ही अमेजिंग। अभिषेक चौबे, हु इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट
director of our country. And then you have Banda. Banda is a story of a lawyer. The story is set in Jodhpur. That is one. And then Quite a few projects. no, many. Joram. Joram, which is set in Jharkhand and Bombay, Okay. which is also selected in Rotterdam Film Festival Okay. in competition. And then Kanu Bahal's Dispatch, Roni Uskurwala is the producer. Then you have Ram Reddy's Pahadon Mein. So that will be that we have an American collaboration. और ये सब 2023. Hopefully. Wow. So you've Yeah. been busy during COVID time also filming, that means? I think I have been shooting, every day. Oh. So only time I didn't shoot when the first lockdown happened. Acha. Second lockdown, we were somewhere far away Okay. from the civilization, हाँ. so we could manage to shoot there. Amazing. So तो and इसीलिए तो राजनीति के लिए वक्त नहीं है आपके पास. You're नहीं. like back to back film. राजनीति के लिए क्या मतलब, हमने इंडस्ट्री से बहुत सारे दे दिए हैं आपको. वो लोग बिजी रख रहे हैं आपको. Busy. But nobody really, from Bihar, other than Shatrughan Sinha, और कोई है ही नहीं. तो फिर आप आइए फिर पॉलिटिक्स में. और भी बहुत सारे बिहारी मैं आपको मिला दूंगा. आप उनको ये ऑफर दीजिए. मैं बहुत खुश हूँ. Because everybody says that he plays the role so beautifully. जैसे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को कहते हैं ना कि जिस तरह वो करते हैं या हैरिसन फोर्ड करते हैं of a politician, it looks like a natural fit. मैंने किलर का भी, सरदार खान का भी रोल बहुत अच्छा किया था. मैं ऐसा नहीं हूँ. मुझे वो नहीं करना चाहिए. वो नहीं कर. Good answer. Good answer. It's been a pleasure talking to you. Thank Pleasure. you so much, Manoj ji. Thank you. And wishing you success in all the films that you do. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for watching or listening in to ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.